हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलेवेंट एसएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे पिछली वीडियो में बिहार के कुछ प्रश्न मैंने अपलोड किए थे जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, खास करके वीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, बिहार दरोगा पीटी मेंस, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सेट 1 पिछली बार अपलोड कर दिया है, ये है सेट 2। बिहार का कुछ प्रश्न इसमें है जिसमें सेट 2 है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसमें है, पूर्व ऐतिहासिक बिहार का प्रश्न है ये। तो पहला प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः। तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है? तो इसका आंसर है 40,000 ईसा पूर्व। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से होता है? तो 40,000 ईसा पूर्व में इसका आरंभ होता है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल का जो आरंभ हुआ है 40,000 ईसा पूर्व में, इसमें बिहार से कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, पहला ऑप्शन है कुल्हाड़ियों के फलक, दूसरा है चाकू एवं खुरपी, तीसरा है मृदभांड। तो बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में ये तीनों वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। मृदभांड भी प्राप्त हुआ है, कुल्हाड़ी का फलक भी प्राप्त हुआ है और चाकू एवं खुरपी भी प्राप्त हुआ है। बिहार के पूर्व काल के अवशेषों में कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी एवं मृदभांड तीनों प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आदि मानव का निवास, आदि मानव जो यहाँ रहते थे बिहार में, इसका आरंभिक साक्ष्य यानी कि सबसे शुरू का साक्ष्य बिहार के किस जिला से प्राप्त हुआ है? तो मुंगेर और नालंदा से। मुंगेर और नालंदा से बिहार में जो आदि मानव निवास करते थे, इनका आरंभिक साक्ष्य मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग से प्राप्त है, किस युग के हैं? तो पूर्व प्रस्तर युग। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति, आदि मानव जो यहाँ उपस्थित है, तो किस युग से पता चलता है कि बिहार में आदि मानव थे? तो पूर्व प्रस्तर युग साक्ष्य है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति का साक्ष्य क्या है? तो पूर्व प्रस्तर युग। अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से साक्ष्य मिले हैं? तो मुंगेर से। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मुंगेर से मिले हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में चिरांद, चिरांद सारण में है। तो बिहार में चिरांद एवं चेचर, चेचर वैशाली में, चिरांद सारण में है। तो बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद एवं चेचर से नव प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में है, सोनपुर एवं मनेर, ये तीनों स्थान से बिहार में ताम्र प्रस्तर युग यानी कि ताम्र मीन्स तांबा, तांबे का युग प्रवर्ती चरण अवशेष तीनों से प्राप्त हुए, तीनों जगह से, चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली। तीसरा ऑप्शन है सोनपुर एवं मनेर, तीनों जगह से बिहार के अवशेष प्राप्त हुए। फिर है ऐतिहासिक काल का आरंभ। अगला टॉपिक है ऐतिहासिक काल का आरंभ। इसका पहला प्रश्न है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः उत्तर वैदिक काल में। इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में अनुमानतः। बिहार सहित पूर्वी भारत में, बिहार के साथ साथ पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में इसका आगमन हुआ था, लगभग 800 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था तो लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग जो था बिहार में, जो पूर्वी भारत में, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार, बिहार के पूर्वी भारत में आर्यों का जो विस्तार था उसमें लोहे का उपयोग सबसे सहायक था। अगला प्रश्न, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो बिहार में मुख्य राज मगध तथा विदेह, अंग एवं लिच्छवी दोनों थे। श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युग के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो पहला ऑप्शन है मगध तथा विदेह और दूसरा ऑप्शन है
अंग एवं लिच्छवी दोनों ऑप्शन है इसमें आंसर है। अगला प्रश्न है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। वेद के किस ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम पूछ रहा है, जिसमें बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किससे मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य है? प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था। शुरू में आर्यावर्त के बाहर था बहुत दिन तक, और अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल भी रहा था। तो मगध जो है आर्यावर्त के बाहर भी था और अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल भी था। यह बिहार में मगध था। अगला प्रश्न है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का मुख्य केंद्र, महान केंद्र कौन था? तो विदेह। बिहार में उपनिषद काल के टाइम में बिहार में ब्राह्मण का धर्म एवं ज्ञान का महान केंद्र विदेह था। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। विदेह के राजा उस समय जनक थे, जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया जाता है? तो मगध के लिए। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग मगध के राज्य के लोगों के लिए किया जाता है। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द, मगध के लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया अथर्ववेद में। और देखिए नोट में लिखा हुआ, अथर्ववेद के एक सूक्त में यानी कि एक श्लोक में पहली बार मगध का वर्णन भी मिलता है। अथर्ववेद का एक श्लोक है जिसमें पहली बार बिहार का जो मगध इलाका है, मगध स्थान है, वहाँ का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका आंसर है विदेह। उत्तर वैदिक काल का ऊपर के प्रश्न में मैंने बताया था, उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था विदेह। विदेह का राजा जनक थे। अगला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से। ये प्रश्न भी रिपीट हुए ऊपर आए थे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से। फिर अगला टॉपिक है महाजनपद। बिहार का महाजनपद, कितने महाजनपद हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। बिहार में 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? 3 महाजनपद वर्तमान बिहार, अभी जो वर्तमान बिहार है, वर्तमान बिहार के क्षेत्र में 3 महाजनपद उस समय उपस्थित थे 16 महाजनपदों में। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 महाजनपद का जानकारी कहाँ से मिलता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 16 महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ से मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो इसका वत्स है। वत्स स्थित नहीं था। वर्तमान बिहार जो है, वर्तमान बिहार के क्षेत्र में वत्स स्थित नहीं था। मगध था स्थित, वज्जी था और अंग था। ये तीनों थे, मगध, अंग और वज्जी, लेकिन वत्स नहीं थे। अगला प्रश्न, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर और मुंगेर। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो भागलपुर तथा मुंगेर में अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर में स्थित था। अंग महाजनपद के अधीन आता था भागलपुर तथा मुंगेर। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। चंपा का जो गणना था, उनका वर्णन भारत के 6 महानगरियों के साथ किया जाता था बुद्ध के समय में। अगला प्रश्न है, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध में। मगध महाजनपद। बिहार में 16 महाजनपद थे, जिसमें पटना तथा गया का जिला मगध के महाजनपद में सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की राजधानी थी? तो गिरिव्रज थी। मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो गिरिव्रज।
अगला प्रश्न है मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी। मगध तथा महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? तो चंपा नदी करती है। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है? तो चंपा नदी। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वज्जी महाजनपद जो था वह 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी जो था 8 राज्यों का एक संघ था। महाजनपद वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। अगला प्रश्न है वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? तो चेदी राज्य जो था सम्मिलित नहीं था वज्जी में। लिच्छवी वज्जी में सम्मिलित था, ज्ञात्रक वज्जी में सम्मिलित था, विदेह वज्जी में सम्मिलित था, लेकिन चेदी वज्जी में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न है वज्जी संघ की राजधानी थी? इसका आंसर है वैशाली। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वज्जी को लिच्छवी कहा जाता था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो वज्जी में गणतंत्र था। बिहार के भाग में स्थित था वज्जी और इस महाजनपद वज्जी महाजनपद में गणतंत्र था, इसका अपना तंत्र था। फिर अगला प्रश्न है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये वीपीएससी 46वीं में पूछी गई है, तो वैशाली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी वीपीएससी के प्रश्न रिपीट हमेशा होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, तो बीपीएससी में ये जो प्रश्न बीपीएससी 46 में ये हमेशा पूछे जा सकते हैं। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो गिरिव्रज। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी। यह भी बीपीएससी 47 में पूछी गई है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था अंग। 16 महाजनपदों में एक था अंग। यह प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय 2001 परीक्षा में पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न है महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज की राजधानी पावापुरी थी। मल्ल गणराज की राजधानी पावापुरी थी। मल्ल गणराज की राजधानी पावापुरी थी। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? तो मल्ल गणराज की राजधानी पावापुरी थी। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी थे 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर का अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए इसका आंसर है कुंडग्राम। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे उनका जन्म भी कुंडग्राम हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे उनका जन्म भी कुंडग्राम हुआ था। और अंतिम तीर्थंकर जो महावीर थे उनका जन्म भी कुंडग्राम में हुआ था। इसमें 3 प्रश्न। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिला में है? तो कुंडग्राम वैशाली में है। महावीर का जो जन्म स्थल है कुंडग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। कुंडग्राम बिहार के किस जिला में? तो वैशाली में है। महावीर स्वामी का जन्म वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। महावीर स्वामी के जो पिता थे सिद्धार्थ उनका संबंध किस संघ से था? तो वज्जी संघ के से संबंध था। वज्जी संघ सिद्धार्थ के गणराज कुंडग्राम के सात्विक क्षत्रियों के प्रमुख थे। यानी कि सिद्धार्थ जो थे महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ थे और वे वज्जी संघ के गणराज कुंडग्राम के क्षत्रियों के प्रमुख थे। अगला प्रश्न महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेह दत्ता राजकुमारी थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। विदेह दत्ता राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिशला जो थी महावीर स्वामी की माता का नाम था और वह लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पावापुरी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न
महावीर हुई थी पावापुरी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? या निर्वाण, मृत्यु को निर्वाण भी कहा था। महावीर की मृत्यु या फिर निर्वाण कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति हुआ था। चौथा जैन संगीति भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चौथा जैन संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे, क्या क्या कार्य हुए थे उसमें? तो इसका आंसर है ए और बी। जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म के ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करके इसे लिपिबद्ध किया गया था। और दूसरा कार्य, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन कर किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजन किया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था, श्वेतांबर तथा दिगंबर में। और दूसरा, अंतिम रूप से इसे संकलित करके इसे लिपिबद्ध किया गया। ये 2 कार्य प्रथम जैन संगीति में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कौन थी? तो चंपा में वसुपूज्य की जन्मस्थली है। वसुपूज्य जो 12वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य थे, जिनकी जन्मस्थली चंपा थी। तो फ्रेंड्स, ये थे बिहार के कुछ प्रश्न। आगे सेट 3 में हम बौद्ध धर्म से शुरू करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।